हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद यान और आज मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएँ जो भी आपने पढ़ा है और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चंस को। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपने पढ़ा होता है जस्ट आपको टिक मारना होता है एग्ज़ाम में। कोई भी सॉल्व करने की चीज़ें नहीं होती और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बहुत ही अच्छी तरह प्रिपेयर करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में ले लेते हैं और सही से उसको प्रिपेयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है एग्ज़ाम के टाइम में उसको जितनी भी चीज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको याद रख पाने के लिए। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं फिज़िकल केमिकल रिएक्शंस एंड ट्रेंड्स। ट्रेंड्स को याद करने का सबसे इजी तरीका जो होता है वो है कि आप पहले जहाँ पर वो ट्रेंड दिया हुआ है एनसीईआरटी में वहाँ पर जाके उसको सही से पढ़ें, उसको समझिए कि वो ट्रेंड आया क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, और अगर कोई एक्सेप्शन भी है तो उसको भी समझने का ट्राई कीजिए कि ये एक्सेप्शन आया क्यों है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो एक ट्रेंड है एटॉमिक साइज़ का ऑफ बोरॉन फैमिली से डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है फॉर एनी ग्रुप। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो है गैलियम का साइज़ होता है वो छोटा होता है एल्यूमिनियम से। ये इसलिए होता है क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है उसकी पुअर शील्डिंग होती है और उसकी वजह से गैलियम का साइज़ छोटा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो अगर आप इस तरह से याद करेंगे कि आपको रीज़न भी पता होगा कि एक्सेप्शन का क्या रीज़न है, तो आपको सारा ट्रेंड इजीली याद रहेगा। लेकिन अगर आपको याद करने में डिफ़िकल्टी आती है तो आप उसको एक बार लिख के देखिए और रोज़ का रोज़ उसको रिकॉल कीजिए, या फिर आप शीट बना सकते हैं, उस पर आप कोई भी ट्रेंड लिख लीजिए और उसको अपने सामने चिपका लीजिए। जब भी आपको लगे कि मैं भूल रहा हूँ तो उसको एक बार दोबारा देख लें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको डेली मॉर्निंग में रिवाइज़ करिए, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी मेमोरी शार्प रहती है थोड़ी, तो मॉर्निंग के टाइम उसको एक बार देखिए। केमिकल रिएक्शंस को भी याद करने का यही सेम तरीका है। केमिकल रिएक्शंस को अपनी शीट पे लिखिए, उसको सामने चिपका लीजिए और डेली उसको मॉर्निंग में रिवाइज़ कीजिए। फिर अगर मैं चलूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें उसकी, क्योंकि आपको हर चीज़ ऑलमोस्ट याद रहेगी उस टाइम पे। तो ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम लीजिए। जब भी आपने कोई चैप्टर पढ़ा है उसके 1 वीक बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी उस टाइम तक मेमोरी थोड़ी कम हो जाएगी और आपको जो भी चीज़ याद नहीं रहेगी तो वहाँ पर आप अटकेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, और वो चीज़ फिर आप दोबारा एनसीईआरटी को खोल के देखिए। इस तरह से आपका रिकॉल करने की पावर बढ़ेगी और आप एग्ज़ाम में भी रिकॉल कर पाएंगे उन चीज़ों को। मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा मेथड होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करने के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में ऑलमोस्ट हर चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता होता है कि मेरा कौन सा टॉपिक इनऑर्गेनिक में वीक है, तो आप वो उन चीज़ पे फिर फोकस कर पाते हो। तो मॉक टेस्ट भी आप अपना रेगुलरली जो जो भी आपका शेड्यूल होता है उस टाइम पे दीजिए, और जो भी आपकी गलती हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको दोबारा देखने के बाद दोबारा एनसीईआरटी पढ़िए। तो मेरा सजेशन यही रहेगा। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है उसका जो बेस होता है वो केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट का ये तीनों चैप्टर वीक है तो इन तीनों के चैप्टर को सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद ही बाद के चैप्टर्स पे जाइए, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और इन चैप्टर्स को में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज़ होती है, जैसे शील्डिंग इफेक्ट हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी हो गई। तो ये सब आपकी बहुत हेल्प करते हैं आने वाले चैप्टर्स में। तो ये सब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ पाएंगे। फिर अगर मैं बात करूँ, कोई ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोजन, जिनमें बहुत मतलब उनको अगर आप 1-2 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको अच्छी तरह मगअप हो जाएंगे वो। हाइड्रोजन में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया, और आइसोटोप्स वाला जो टॉपिक है की प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, H2 की प्रिपरेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस हार्डनेस ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपके अच्छी तरह प्रिपेयर होने चाहिए। बाकी को आप एक बार आराम से रीड कर लीजिए तो आपको ईजिली याद हो जाएगा वो। और स्टूडेंट जो होते हैं वो रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है उसको सही से नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ओनली जो अपनी हमारे कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं, क्या बोलते हैं,
हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ओनली वो चीज़ पढ़ के उसको सोचते हैं कि चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन उसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पिछले पास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं, PYQ भी हैं ये वाले। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2017 या 18 में पूछा गया था, मुझे ऐसा ईयर तो याद नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और थायोसल्फेट थायोसल्फेट, टेट्राथायोनेट, इन सब के स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ये सब याद होने चाहिए। प्लस आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का इंडिकेटर क्या होता है, प्लस पोटेशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो और आयोडीन जो हम यूज़ करते हैं उसका इंडिकेटर स्टार्च होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। इसको कोई हालांकि चैप्टर को पढ़ता नहीं है ढंग से, लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो क्वेश्चन के फ्रेम में पूछी जा सकती है, तो आप इन सबको सही से प्रिपेयर करना है। प्लस बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो स्टूडेंट जनरली रीड नहीं करते उसको सही से, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आखिरी में टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें सिस्प्लैटिन और दूसरे और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको वाला टॉपिक भी रीड करना पड़ेगा सही से। प्लस एक और चैप्टर है जिसमें मेटलर्जी के बारे में दिया हुआ है, तो वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हर लाइन में क्वेश्चन बनता है। और उस चैप्टर का जो है किसी भी दूसरे चैप्टर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और वो बहुत ही डिफरेंट चैप्टर है जिसमें ओनली मेटलर्जी और प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो उसकी NCERT पढ़े, बाहर से कुछ भी ना पढ़े। हालांकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि NCERT इतनी वास्ट है कि उसको याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ओनली NCERT पे फोकस कीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और ओनली NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपकी NCERT की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो पाए। एंड आई थिंक यू फाउंड इट हेल्पफुल। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होने वाली है, और उसमें मैं बताऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह से समझना है, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इम्प्रूव हो पाए और आप उसको सही तरह से याद कर पाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मेनली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, और उसमें याद करने का इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें ओनली समझना है और आपको फिर उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।